अब हमारे पास एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट की सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं मेरे प्यारे बच्चों। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं मेरे भाई, और डॉक्यूमेंट्स के नाम में स्पेलिंग में क्या करेक्शन होता है, आखिरकार क्या कारण है फॉर्म के रिजेक्ट होने का, फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, हमें क्या क्या चीजें एकदम कंप्लीट करके रखनी है मेरे भाई। तो इस वीडियो के अंदर वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा जो आपको पहले से ही डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो मेरे भाई आज के आज से ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कराना शुरू कर दो, अन्यथा आप नौकरी से वंचित रह जाएंगे, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे मेरे प्यारे बच्चे, और भर भी दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आप पेपर भी दियाओगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे अगर आपने मेरे बताए गए डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट नहीं किया तो। कौन कौन से एग्जाम अभी हमारे हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। अब सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, क्या चीज हमारे पास मैंडेटरी है जो होनी चाहिए, इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, आधार कार्ड। दूसरा मेरे भाई एजुकेशन सर्टिफिकेट्स क्या क्या होने चाहिए, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स क्या क्या होने चाहिए। अब बात करते हैं कैटेगरी कैस्ट सर्टिफिकेट। इस दूसरा अधिकांश फोटो और सिग्नेचर की वजह से मेरे भाई, अगर आप भी सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल जाए, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं आने वाली सभी जितनी भी परीक्षाएं हैं, यानी कि अब से लेकर के नौकरियों की बाहर आने वाली है। अब हमारे पास एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट की सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन होता क्या है, बच्चा ये समझ ही नहीं पाता कि भाई मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करा के रखने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मुझे आवश्यकता होती है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं मेरे भाई, और डॉक्यूमेंट्स के नाम में स्पेलिंग में क्या करेक्शन होता है, आखिरकार क्या कारण है फॉर्म के रिजेक्ट होने का, फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, हमें क्या क्या चीजें एकदम कंप्लीट करके रखनी है मेरे भाई। तो इस वीडियो के अंदर वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा जो आपको पहले से ही डॉक्यूमेंट्स, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो मेरे भाई आज के आज से ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कराना शुरू कर दो, अन्यथा आप नौकरी से वंचित रह जाएंगे, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे मेरे प्यारे बच्चे, और भर भी दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आप पेपर भी दियाओगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे अगर आपने मेरे बताए गए डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट नहीं किया तो। आ जाओ मैं बात करता हूं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि अभी कौन कौन से एग्जाम हमारे होने वाले हैं, कौन कौन से एग्जाम अभी हमारे हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले हमारा सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम मेरे भाई होने वाला है, जो कि 16 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 15 मई 2025 है। इसका एग्जाम जून जुलाई 2025 में होना संभावित है एज पर द कैलेंडर ऑफ एसएससी। इसके बाद हमारा सीजीएल का नोटिफिकेशन आना है, तो सीजीएल के जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 22 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरे जाएंगे, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 मई 2025 है। इसके एग्जाम की जो डेट है वो जून जुलाई 2025 है एज पर द कैलेंडर, ठीक है, एसएससी के कैलेंडर के अनुसार। इसके बाद मेरे भाई सीपीओ के जो फॉर्म आने वाले हैं वो 16 मई 2025 को आने वाले हैं, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 14 जून 2025 है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका जो एग्जाम होना है वो जुलाई अगस्त 2025 में एग्जाम होना है। इसके बाद बेटा सीएचएसएल के जो फॉर्म आने हैं, सीएचएसएल के फॉर्म भरे जाएंगे 27 मई 2025 से लेकर के 25 जून 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे, और इसका एग्जाम जो जाएगा वो जुलाई अगस्त 2025 में होना तय है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आएगा, जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 26 जून 2025 को भरे जाएंगे, और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 25 जुलाई 2025, और इसका जो एग्जाम होगा संभावित वो सितंबर अक्टूबर 2025 में जाएगा। अब सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, क्या चीज हमारे पास मैंडेटरी है जो होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस का मतलब क्या है कि जो आपकी ईमेल आईडी है उसका कंफर्म आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसके साथ एक वैलिड मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है, उसके साथ मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए उस आईडी के अंदर, और वो मोबाइल नंबर ऐसा हो, टेम्परेरी ना हो, जिसे आप कल जाके बंद कर दो, अदरवाइज ध्यान रखना कि आपका नौकरी का प्रोसेस ही मेरे भाई रुक जाएगा, क्योंकि आपके फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक सारी के सारी जो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी ना, वो या तो आपके मेल पे आएगी या आपके एसएमएस के थ्रू आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया, कैंडिडेट के पास एक एक्टिव ईमेल एड्रेस और वैलिड मोबाइल नंबर होना भाई अति आवश्यक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा ही सूचित किया जाएगा। आपको एसएससी का हेडक्वार्टर कोई कॉल नहीं करने लग रहा होगा कि ऐसे आपका फलाना फलाना इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है, आप आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, और आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरिए, आप पास हो गए हैं, वो नहीं बताएगा। वो सिर्फ आपको आपके वैलिड मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा और आपको एक मेल आएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस तो आपका ये है, ये होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, आधार कार्ड। आधार कार्ड मेरे भाई बहुत जरूरी है और आधार कार्ड में बहुत सारा बच्चा गड़बड़ कर देता है। आधार कार्ड में क्या होना चाहिए कि आधार कार्ड में जो आपका फर्स्ट नेम है ना, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना स्पेलिंग में, ना किसी में, कोई भी किसी प्रकार की। और मेरे प्यारे बच्चों, आपका आधार कार्ड में ठीक वही नाम होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में नाम है, क्योंकि कई बार ना जहां भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली कोई भी बात आती है, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है वो 10th बेसिस की मार्कशीट, क्योंकि वहां और आधार कार्ड के साथ ही आपकी चीजें मैच होती हैं। तो नेम में, मतलब आगे के नेम में, सरनेम में कोई भी आपका करेक्शन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। जो 10th की मार्कशीट में है वही आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, आगे पीछे दोनों। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा, आपका जो वैलिड मोबाइल नंबर है, ये वाला जो मैंने बताया था आपका, वही नंबर आपका ये आधार कार्ड के मोबाइल नंबर के साथ भी लिंक होना अति आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं है और कोई भी करेक्शन है आपके आधार में 10th की मार्कशीट के साथ, तो मेरे भाई उसको सही करा लो फटाफट से। ठीक है, क्योंकि इसमें समय लगता है, इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। दूसरा मेरे भाई, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स क्या क्या होने चाहिए, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स क्या क्या होने चाहिए। आपके पास प्रॉपर आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए प्यारे बच्चों। दूसरा, ग्रेजुएशन के ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। दूसरा एक चीज ध्यान रखना कि डिग्री आपकी बेटा कंप्लीट हो जानी चाहिए। डिग्री का मतलब आपका रिजल्ट जब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो नोटिफिकेशन में डेट दे रखी हो जब तक वो मेंशन्ड है तब तक आपका रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, डिग्री भले ही बाद में आ जाए, लेकिन रिजल्ट क्लियर होना अति आवश्यक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतर मार्कशीट जो देखी जाती है हर चीज के लिए, प्रमाण के लिए, सब चीजों के लिए, वो क्लास 10वीं की देखी जाती है, 10th क्लास की। तो ध्यान रखना, अधिकतर एग्जाम्स की तरह एसएससी में भी 10वीं कक्षा की ही मार्कशीट एज और डेट ऑफ बर्थ ऑथेंटिक प्रूफ के तौर पर माना जाता है। मतलब जो डेट ऑफ बर्थ आपका 10th क्लास की मार्कशीट में होगा, जो आपका नाम 10th क्लास में होगा, वही माना जाएगा, वही आपके आधार कार्ड में माना जाएगा। इसलिए मेरे भाई ये सुनिश्चित कर लें कि 10वीं की मार्कशीट में कोई गड़बड़ी ना हो किसी भी प्रकार की। ठीक है, और अदरवाइज किस 10वीं की मार्कशीट में जो भी नाम है ना, फिर वही नाम मार्कशीट उसमें करा लो, आधार वगैरह में सब जगह अपना। ठीक है, क्योंकि आपका सिर्फ 10वीं से ही कैलकुलेशन चलेगी सारी की सारी। अब बात करते हैं कैटेगरी कैस्ट सर्टिफिकेट। इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है, और जब फॉर्म आ जाते हैं बच्चा फिर फटफड़ाता है, इधर उधर भागता रहता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं है। तो मेरे भैया पहले से तैयार हो जाओ, मैं आपको अभी से आगाह कर दे रहा हूं, क्योंकि फॉर्म अब अगले महीने से, इसी महीने से लाइन में लगे हैं मेरे भाई, 16 तारीख से। ठीक है, सबसे पहले 16 तारीख को आपका CHS उसका आ जाएगा, सॉरी सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, तो लाइन में लगे हैं। कैटेगरी कैस्ट सर्टिफिकेट आपको मेरे भाई ओबीसी, SC, ST इनके लिए तो मैंडेटरी है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इनके लिए मैंडेटरी है। अगर आप आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर ये ध्यान रखना, एक स्टेट लेवल का कैस्ट सर्टिफिकेट बनता है, एक सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप मतलब तैयारी कर रहे हैं और आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपके पास कैस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये अति आवश्यक है। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का कैस्ट सर्टिफिकेट है तो मेरे भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट होएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और ना ही आपको नौकरी मिलेगी। अगर फॉर्म भी हो जाएगा, पेपर भी दिया होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाके फेल हो जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना। आरक्षण का लाभ लेने के लिए यह निर्धारित कर लें, डेट के 3 वर्ष के अंदर का ही आपका जाति प्रमाण पत्र आवश्यक होना चाहिए। अगर आप 3 वर्ष से पुराना आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है मेरे भाई, तो ध्यान रखना आप फिर वहां जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो ये सुनिश्चित कर लें, अगर आपके पास पहले से भी बना हुआ है, तो उसका समय कहीं 3 साल तो नहीं है। ठीक है, यानी 3 साल अब से लेकर के आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस तक का कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से पता चले कि 3 साल अप्रैल में ही हो गए खत्म, ठीक है, तो वो नहीं माना जाएगा, फिर वो जनरल में काउंट होगा। दूसरा मेरे भाई, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो भी होते हैं हमारे, जो इकोनॉमिकल है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो सर्टिफिकेट जिनके पास होता है, यदि आप ईडब्ल्यूएस, ठीक है ध्यान रखना, यदि आप ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी से बिलोंग करते हैं ना भैया, तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और ध्यान रखना, ये फाइनेंशियल ईयर जो काउंट होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो अगर आप में से किसी के पास भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था तो वो 31 मार्च को एक्सपायर हो गया, अब तो भैया अप्रैल चल रही है, तो आपको ये दोबारा बनवाना पड़ेगा। इसको एज सून एज पॉसिबल आप फटाफट से दोबारा बनवा लो, अगर आप इकोनॉमिकल वीक सर्टिफिकेट की कैटेगरी में आते हैं तो। ठीक है, ये सुनिश्चित कर लो। आरक्षण का लाभ लेने के लिए निर्धारित डेट 1 वर्ष के अंदर का ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। मैंने यही बताया अभी आपको कि सिर्फ ये 1 वर्ष का है, होना चाहिए 1 वर्ष के अंदर का, अन्यथा आप जनरल कैटेगरी में काउंट
होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अदरवाइज आप कहां काउंट होंगे भैया, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें। दूसरा, अधिकांश फोटो और सिग्नेचर की वजह से हम लोगों को बहुत शौक होता है, नई नई उम्र होती है भाई साहब, स्टाइल मारने का पूरा शौक होता है, सिग्नेचर दे दनादन चेंज करते रहते हैं, कभी ये कभी ये। अब ये पता ही नहीं होता बैंक में कौन सा सिग्नेचर है, मार्कशीट पे कौन सा सिग्नेचर था, पैन कार्ड में कौन सा सिग्नेचर मारा था, डीएल पे कौन सा सिग्नेचर मारा था, फॉर्म भरते समय कौन सा सिग्नेचर मारा था, है तो भैया दिक्कत में आ जाते हो, फंस जाते हो, इसीलिए तुम्हारे फॉर्म रिजेक्शन के पूरे पूरे चांस हैं। तो जो फोटो है और जो सिग्नेचर अपलोड आप करो ना मेरे भाई, इसका बड़ा ध्यान रखना। गलत फोटो आपका एसएससी में फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण हमेशा से रहा है। नोटिफिकेशन में निर्धारित मानकों के अनुसार ही आप अपना फोटो अपलोड करें, ध्यान रखना, ठीक है। यदि दिक्कत महसूस हो तो साइबर कैफे का सहारा लेने में झिझक महसूस ना करें। आप ये खुद से सुपर हीरो मत बन जाना कि ना जी ना, फॉर्म तो मैं ही भर लूंगा, खुद ही भर लूंगा मोबाइल से, लैपटॉप से, किसी से। भैया साइबर कैफे चले जाना, वहां वो पूरा बता देगा फोटो का क्या क्या मानक है। और जब नोटिफिकेशन आता है तो उसके अंदर लिखा रहता है, इस तरीके से बना रहता है कि अगर आपने इस तरीके से फोटो ये लगाओगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, और इस तरीके का फोटो लगाते हो सीधा सीधा इस तरीके का अगर आप बैठे हो तो ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ स्टाइल में बैठे हो, चश्मा लगा रखा है कोई भी काला पीला, तो भैया फॉर्म रिजेक्ट होना लाजिमी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो भाई ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे रेडी कर लो अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हो और फॉर्म भरना चाहते हो। तो बाकी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना भाई, जिससे कि प्रत्येक बच्चा ये डॉक्यूमेंट रेडी कर ले। मैं चाहूंगा कि सबका भला होना चाहिए, क्योंकि ये बात कोई नहीं बताता, ठीक है। बाकी फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए भाई मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। एसएससी रिलेटेड हर एक जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, ठीक है। और मैं हर रोज इन सभी एग्जाम्स के लिए रात को मेरे प्यारे भाई 9 बजे लाइव पढ़ाता हूं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मेरी क्लास में जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है वीके सिंह और मैंने खुद ने ऑल ओवर इंडिया 47th रैंक के साथ, ठीक है, एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है मेरे भाई। तो इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको नजदीकी से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, जय हिंद, थैंक यू।